दोस्तों नमस्कार। 5 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट में भाषण देते वक्त विपक्ष के शोर और हंगामे के बीच खुलकर कहा था, अभी आप मुझे नहीं जानते हैं। उस वक्त विपक्ष नारे लगा रहा था, मोदी अडानी भाई भाई, और प्रधानमंत्री नारों के बीच ही भाषण देते हुए चिता रहे थे, अभी आप मुझे नहीं जानते हैं। इसके मतलब उस वक्त तो किसी को समझ में नहीं आए होंगे, लेकिन अब जो राजनीतिक मोड़ एक के बाद एक आ रहे हैं, उसने शायद मोदी सत्ता के भीतर बेचैनी पैदा कर दी है। एक ऐसी बेचैनी जिसे उसे नजर आने लगा है कि अगर विपक्ष एकजुट रहा, इंडिया काम करने लगा, तो क्या पार्लियामेंट के भीतर बल्कि तमाम राज्यों में जहां जहां गठबंधन की स्थिति मजबूत है और साथ में कांग्रेस खड़ी हो जाएगी, तो बीजेपी के लिए बुरे दिनों की शुरुआत हो जाएगी। इससे बचने के रास्ते क्या हो सकते हैं और प्लानिंग क्या हो सकती है? मोदी सत्ता क्या उसी राह पर चल पड़ी है? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि ईडी चीफ की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिनों पहले ही कहा, यह नियुक्ति, यह एक्सटेंशन गैर कानूनी है। और आज उसी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सरकार ने यह कहकर खटखटाया कि तुरंत सुनवाई कीजिए, हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं, हम ये चाहते हैं इस मुद्दे को आप सुने। और मुद्दा है कि जिस ईडी चीफ की नियुक्ति और एक्सटेंशन को संजय कुमार मिश्रा, उनकी नियुक्ति को आपने गैर कानूनी करार दिया था और 31 जुलाई को उनको रिटायर होना है, तो हम ये चाहते हैं कि उनका कार्यकाल नवंबर तक चले। और नवंबर तक क्यों चले, तो इसके लिए आप सुनवाई कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी वक्त दे दिया, कल 3:30 बजे हम सुनवाई करेंगे। लेकिन बात इतनी सी नहीं है। वह कौन सी प्लानिंग है और पर्दे के पीछे वह कौन से तंत्र मंत्र अपने तौर पर राजनीतिक तौर पर काम कर रहे हैं, आज इसे समझने की जरूरत है। अगर इंडिया मजबूत हो चला है, तो क्या मोदी सत्ता उस मजबूत होते इंडिया को गिराना नहीं चाहेगी, तोड़ना नहीं चाहेगी, राजनीतिक तौर पर और तमाम संवैधानिक संस्थानों के जरिए उसे डामाडोल नहीं करेगी? अगर करेगी तो क्या कर सकती है? ईडी एकमात्र इस दौर में सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार है। और जब ईडी की नियुक्ति को गैर कानूनी करार दिया गया, तो उसके बाद एक के बाद एक तमाम दस्तावेज, डाटा निकल कर आने लगे कि क्या वाकई संजय मिश्रा की नियुक्ति इसी बात को लेकर हुई, या उन्होंने तैयारी इसी बात को लेकर की कि विपक्षी राजनीतिक दलों को ऊपर कैसे नकेल कसी जाए। और सभी की फाइल एक एक करके खुलती चली गई। लेकिन ध्यान दीजिए, पहले राउंड में सिर्फ पूछताछ हुई है, तो क्या दूसरे राउंड में गिरफ्तारी होने वाली है? दूसरे राउंड में क्या सभी को जेल भेजा जाएगा? और अगर इंडिया को तोड़ना है, तो उनके इन तमाम पॉलिटिकल छत्रप जो हैं, उनको जेल के भीतर डाल दिया जाए और 2024 को लेकर करप्शन को ही मुद्दा बना दिया जाए। प्लानिंग बड़ी सटीक है, क्योंकि जिन बातों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने ईडी चीफ को गैर कानूनी करार देते हुए दिया था, मौजूदा वक्त में उसके उलट नई परिस्थिति क्या सुप्रीम कोर्ट खड़ी कर सकती है? हमें लगता है कि आज तमाम डॉक्यूमेंट के आसरे एक एक चीज को परखने की कोशिश कीजिए। सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अधिनियम और दिल्ली पुलिस स्थापना नियम संशोधन को सही ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने, यह कहते हुए कि ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उस समय तक सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को अपने यहां सुरक्षित रखा हुआ था, यानी तब तक यह फैसला नहीं आया था। उसके बाद या उसी दिन कहें, सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जता दी कि अब ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल और सीबीआई डायरेक्टर का कार्यकाल 5 साल तक रह सकता है। तो संजय मिश्रा 2 साल के लिए ईडी डायरेक्टर नौकरी करते हुए थे। उसके बाद 2020 में जब वो रिटायर होने लगे, तो 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया। और एक्सटेंशन देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा अपनी बात को रखा कि 1 साल का एक्सटेंशन दिया जा सकता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई। लेकिन उसके बाद के 2 एक्सटेंशन गैर कानूनी थे, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस नियुक्ति को गैर कानूनी करार दिया, अब उसी नियुक्ति को दोबारा नियुक्त करने की इजाजत क्या सुप्रीम कोर्ट दे देगा? यह सवाल अब इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि एक तरफ ईडी के पास वो तमाम फाइल तैयार है,
ईडी के जो मौजूदा डायरेक्टर हैं, जिनके कार्यकाल 31 जुलाई तक है, यानी संजय कुमार मिश्रा, उन्होंने जिन नेताओं पर काम किया है, जिन नेताओं की फाइल तैयार की है, जाहिर तौर पर कोई नया ईडी डायरेक्टर आएगा तो वो अपने अधिकारियों को अपने अनुकूल बनाएगा, चली आ रही परंपरा से उलट वो पूरी फाइलों को टटोलना शुरू करेगा। एक लंबा वक्त निकल जाएगा और मौजूदा स्थिति जो राजनीतिक तौर पर हो चली है, उसमें ईडी के पास वक्त की कमी है। सही मायने में सरकार के पास भी वक्त की कमी है। वो जान रही है, समझ रही है कि दरअसल संजय मिश्रा अगर पद पर बरकरार रहते हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट 5 साल तक ईडी का डायरेक्टर कोई रह सकता है, इसको सहमति दे चुके हैं, तो अब उन्हें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कल फैसला इसी बात को लेकर होना है। लेकिन अगला सवाल यह है, सरकार की प्लानिंग क्या वाकई इंडिया को तोड़ देने की है? और ईडी बिल्कुल उस बिसात को बिछा चुका है। 9 राज्य 10 नेता अगर एक एक को परखना शुरू करें तो उसके ऊपर लगे जो आरोप है और ईडी के पास जो फाइल है, पहले आप उसे समझ लीजिए, उसके बाद टेक्निकलिटीज में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन ईडी जिन 10 नेताओं को लेकर काम कर रही है, अगर उनकी गिरफ्तारी होती है और अगर उनके अपने राज्य के चुनाव पर उनकी अपनी साख पर बट्टा लगता है, तो क्या वाकई मोदी सत्ता ईडी के जरिए उस बिसात को बिछा चुकी है? और इसीलिए उन्हें संजय मिश्रा चाहिए, इसीलिए वह इस ईडी चीफ को खोना नहीं चाहती है। नेताओं की फहरिस्त को जरा समझिए। शरद पवार, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव स्कैम, जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं वो सारे नाम ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपे हुए हैं, यह कहकर कि इन नेताओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है और इनकी फहरिस्त 125 नेताओं के तौर पर है। लेकिन यहां बात सिर्फ उन 10 नेताओं की, जिन 10 नेताओं की फाइल वैसे ही खुल जाएगी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट इजाजत दे देगा कि नवंबर तक बने रह सकते हैं संजय कुमार मिश्रा पद पर। उसके पीछे सरकार कौन से कारण, कौन सी वजह बताएगी, वह बाद में बात होगी। लेकिन नेताओं का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं। शरद पवार महाराष्ट्र कोऑपरेटिव स्कैम को लेकर, अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल के भीतर नियुक्ति का मसला है और कोयला स्कैम का मसला, दोनों को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ा गया है। ईडी के जरिए फाइल तैयार है। तेजस्वी यादव, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन, मनी लॉन्ड्रिंग को इससे भी जोड़ दिया गया। करप्शन के होते हुए सीबीआई ने अपने तौर पर हरी झंडी दी, ईडी ने उसे पकड़ लिया। उद्धव ठाकरे के साले हैं श्रीधर माधव पाटनकर, जो श्री साईं बाबा गृहिणी मिली प्राइवेट लिमिटेड चलाते हैं। तकरीबन 7 करोड़ के तो एसेट इनके सीज भी किए जा चुके हैं, यानी फ्रीज किए जा चुके हैं। इनकी भी गिरफ्तारी इस रूप में हो सकती है और इससे उद्धव ठाकरे कितना हिलेंगे, उनकी पत्नी के भाई हैं वो। फारूक अब्दुल्ला, क्रिकेट स्कैम यानी स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन फंड के हेरफेर का मामला है, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में ले आया गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तकरीबन 391 करोड़ की संपत्ति तो फ्रीज की जा चुकी है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तकरीबन 1,500 करोड़ का है। यह जमीन से जुड़ा मामला है, जो गुरुग्राम यानी गुड़गांव के भीतर मनेसर का इलाका है, नौरंगपुर का इलाका है, लखनुला का इलाका है। यहां पे जो जमीन दी गई और किस रूप में बिल्डर्स को सौंपी गई, उससे जुड़ा हुआ मामला है और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा जा चुका है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, 2000 करोड़ के जो पूरा शराब घोटाला है, उसको लेकर पॉइंट दर पॉइंट ईडी ने दस्तावेज क्रिएट किए हुए हैं। 3 आईएएस को वह जेल में डाल चुकी है। जो सबसे करीबी थे उसमें एक रेणु थी, जो शनिवार के दिन गिरफ्तारी हुई, उससे पहले सौम्या थी, उनकी गिरफ्तारी हुई, उससे पहले एक और आईएएस की गिरफ्तारी हुई। तो इर्द गिर्द की घेराबंदी के बाद अब मुख्यमंत्री तक पहुंचना है, तो यह नाम भूपेश बघेल का है, 2000 करोड़ के शराब घोटाले को लेकर। अशोक गहलोत जी, राजस्थान के भीतर ईडी कई बार गई, लेकिन अशोक गहलोत का दरवाजा नहीं खटखटा पाई। तो उनके भाई अग्रसेन गहलोत, फर्टिलाइजर स्कैम आज का नहीं है, 2007-2009 का है और यह मलेशिया और वियतनाम से जोड़ा जा चुका है, जो ईडी की फाइल बतलाती है। तो यह भी उस दायरे में आ गए। उसके बाद है कर्नाटक के डीके शिव कुमार, इनके एजुकेशन और इनके तमाम एस्पेक्ट को लेकर तो पूरी फाइल लगातार तैयार है। चुनाव के दौर में भी इन्हें बुलाया जा रहा था। और जो आखिरी नाम है वो अरविंद केजरीवाल का नाम है। अरविंद केजरीवाल शराब नीति के मद्देनजर उनकी भी गिरफ्तारी कभी भी किसी रूप में हो सकती है, जहां वो घातक दिखाई देने लगे। जब तक राजनीतिक तौर पर जो घातक नहीं है,
उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब गठबंधन की राजनीति का जिक्र होगा तो कर्नाटक के भीतर तो कांग्रेस अपने बूते मजबूत इस दौर में हो चली है। इससे पहले तो बीजेपी मजबूत थी, 28 में से 25 सीटें जीती थी। महाराष्ट्र के भीतर शरद पवार के साथ उद्धव आकर खड़े हो गए, कांग्रेस तो पहले से खड़ी थी, तो वहां पर भी 23 सीट बीजेपी ने जीती है। बिहार में 17 सीट जीती थी, लेकिन तब नीतीश कुमार साथ थे। अब नीतीश कुमार चले गए हैं उनके साथ जिन्होंने एक भी सीट नहीं जीती, यानी आरजेडी के साथ। तो यह समीकरण बिगाड़ देगा स्थिति को। वहां पर 17 सीटें जीती हुई थी बीजेपी ने, छत्तीसगढ़ में 9 सीटें जीती हुई थी, हरियाणा में 10 की 10 जीती थी, राजस्थान में 25 में से 24 जीती थी, दिल्ली की 7 में से 7 जीती थी, पश्चिम बंगाल में 42 में से 18 जीती थी। मैसेज क्या है? पहला मैसेज है कि जो 207 सीट है, जिन राज्यों का हमने नाम लिया और यहां के नेताओं का जिनका नाम लिया, जिनकी फाइल कभी भी खुल सकती है, यह कुल मिला के 207 सीटें होती हैं। इसमें से 133 सीट बीजेपी ने जीती, लेकिन गठबंधन का मिजाज बहुत साफ कहता है कि यहां पर 75 सीट से ज्यादा कभी भी पार नहीं कर सकती है बीजेपी अपने बूते, अगर यह सारी चीजें अनुकूल चल गई तो। 75 का मतलब बहुत साफ है, एक झटके में 56 सीट का कम हो जाना। और उसके बाद तो राजनीतिक तौर पर जब चीजें कम होती हैं तो और कम होती चली जाएगी। तो क्या इन्हें तोड़ना है उस दिशा में, ये जानते समझते हुए तेलंगाना को अपने अनुकूल कर चुके हैं। वाईएसआर कांग्रेस यानी जगन रेड्डी को अपने अनुकूल कर चुके हैं। तमिलनाडु के भीतर 3-3 नेताओं की घेराबंदी हो चुकी है, उसकी तैयारी ईडी कर चुकी है। तो अब ईडी को हर हाल में दोबारा से संजय मिश्रा की उस लकीर पर चलना है जिसके आसरे इन करप्ट पॉलिटिशियंस को लेकर जो फाइल तैयार की गई है उसकी गिरफ्तारी और जेल तक पहुंचाने की परिस्थिति हो। यहीं से दूसरा सवाल खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब संजय मिश्रा की नियुक्ति को गैर कानूनी बताया तो तमाम ये विपक्ष के नेता, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वालों में कांग्रेस और टीएमसी के नेता थे, लेकिन अब यह सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात की हरी झंडी दे देती है कि हां, जिस कानून को हमने मान लिया उस कानून के तहत यह 5 बरस तक रह सकते हैं, तो एक क्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट के भीतर जो कुछ हुआ उसके कुछ टेक्निकल पन्नों को खोल लीजिए। 8 मई को सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, सरकार से पूछा था, सॉलिसिटर जनरल वहां मौजूद थे, उनसे पूछा था क्या संजय मिश्रा इतने जरूरी हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद कार्यकाल बढ़ाया गया? क्या कोई व्यक्ति वाकई इतना जरूरी हो सकता है? और जब 2021 के फैसले में हमने साफ कर दिया था कि रिटायर्ड के बाद एक्सटेंशन कम अवधि का होना चाहिए, तो संजय मिश्रा को आगे कोई एक्सटेंशन क्यों दिया गया? और 2021 से ही इनकी नियुक्ति गैर कानूनी है, बावजूद इसके आपने एक्सटेंशन दे दिया। सरकार ने क्या कहा था और सरकार अभी भी वो बात क्यों कहेगी? सरकार ने कहा था कि दरअसल एक्सटेंशन की वजह प्रशासनिक कारणों से आवश्यक था, प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव वजहों से यह जरूरी था। और जो एसएटीपी यानी वित्तीय कार्रवाई कार्यबल जो होता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसका आकलन होता है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग देश के भीतर नहीं होता है, देश के बाहर से उसका जुड़ाव होता है, तो उसके लिए मूल्यांकन होता है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। और यही तर्क सरकार लगातार दे रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 सवाल फिर पूछे थे। कहा था कि कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो उनका काम कर सके? क्या एक व्यक्ति इतना जरूरी हो सकता है? आपके मुताबिक ईडी में कोई दूसरा सक्षम व्यक्ति है ही नहीं। और 2023 के बाद इस पद का क्या होगा जब मिश्रा रिटायर हो जाएंगे, हट जाएंगे? अब यहां पर सवाल था कि जिस बात का जिक्र इससे पहले हो रहा था कि सरकार का तर्क था कि सीवीसी के अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले तो फैसला नहीं दिया था, फैसला सुरक्षित रखा था, क्योंकि अपने तौर पर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को सुरक्षित रखे हुए है। और उसके बाद जब वो फैसला दे देता है तो उसके फैसला देने के बाद जब तक वो व्यक्ति अपने पद पर मौजूद है तो क्या उसके लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गुहार नहीं लगाई जा सकती है? सरकार का कहना है लगाई जा सकती है। इसीलिए जस्टिस गवई की ही अदालत में जहां से ये फैसला निकल कर आया था, उन्हीं की अदालत का दरवाजा ये कहकर खटखटाया गया कि आप ही ने एक लिहाज से
हरी झंडी दी हुई है कि 5 साल तक रह सकते हैं, तो इन्हें नवंबर 2023 तक रहने दिया जाए। और शायद कल जब 3:30 बजे ये सुनवाई होगी तो ये बहुत मौके की बात होगी कि सरकार ने अपनी बिसात पूरे तरीके से इंडिया को लेकर बिछाई हुई है। उसके जहन में बहुत सारी चीज़ें बहुत साफ है कि किस तरीके से, किस रूप में क्या काम करना है और किन नेताओं को शिकंजे में लेना है और कैसे शिकंजे में लिया जाएगा। हालांकि इस फहरिस्त में नाम राहुल गांधी का भी है। हेराल्ड मामले में उनसे भी 5 दिनों तक पूछताछ हुई है, लेकिन राहुल गांधी को शिकंजे में लेना यानी गिरफ्तारी करना और जेल में डालना उनके कद को बहुत बड़ा कर देना है। तो जिन 11 नेताओं की फाइल है उसमें से एक राहुल गांधी आप माइनस कर दीजिए, बाकी 10 नेताओं की फाइल को दोबारा उनके टेक्निकल एस्पेक्ट को एक बार और समझाएं। उससे पहले यह सुनिए कि जरा सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई प्रमुखों के कार्यकाल को 5 साल बढ़ाने के संशोधन को सही ठहराया था। और क्या कहकर सही ठहराया था? उन्होंने कहा था कि कानून पर न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित होता है। इन अधिकारियों की नियुक्ति उच्च स्तरीय समिति करती है। इन संशोधनों को बरकरार रखा जा सकता है, इसमें पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं और जनहित व लिखित कारण के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों के सेवा विस्तार दिया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के भीतर जनहित के आधार पर सरकार को लिख कर देना है कि आखिर इनकी नियुक्ति को वह कंटिन्यू नवंबर तक क्यों करना चाहती है। इन कारणों से सुप्रीम कोर्ट कितना सहमत होता है, असहमत होता है, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन उससे पहले एक झटके में जरा यह समझिए कि भारत की राजनीति के भीतर जब हर कदम 2024 की तरफ बढ़ रहे हैं और विपक्ष और कांग्रेस खुले तौर पर ईडी को राजनीतिक हथियार बनाकर कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको संसद के भीतर और बाहर लगातार वो जिक्र भी करती रही है। तो ऐसे में जिन 10 नेताओं का जिक्र है, अगर उन पर नकेल कसी गई फाइल तो सबकी तैयार है। और लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इसकी जानकारी संजय मिश्रा को है। यानी 31 जुलाई को अगर वो रिटायर हो जाते हैं और कोई दूसरा शख्स ईडी का डायरेक्टर बन जाता है तो उसके सामने लाइन ऑफ एक्शन सरकार नहीं बतला सकती है, क्योंकि सरकार जिस भी किसी नए शख्स को नियुक्त करेगी उसके साथ एक संवाद फाइनेंस मिनिस्टर का एक प्रक्रिया के तहत होगा। लेकिन जल्दबाजी इस बात को लेकर है कि इस दौर में अलग अलग राज्यों में चुनाव भी हैं और उनके नेताओं के जो प्रमुख वहां पर बैठे हुए हैं, विपक्षी नेताओं के प्रमुख, उनकी फाइल ईडी के पास तैयार है और लाइन ऑफ एक्शन पहले बता दिया गया था। तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत, अगर अशोक गहलोत बीजेपी की मदद नहीं करते हैं, करेंगे, इसमें मत फंसिए अभी, यह एक सिंबॉलिक एस्पेक्ट है। तो अग्रसेन गहलोत पर नकेल कसी जाएगी, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल पर नकेल कसी जाएगी, 2 मुख्यमंत्री जहां पर चुनाव होने वाले हैं। डीके शिव कुमार कर्नाटक में हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार पिछले लोकसभा जैसे परिणाम नहीं आएंगे और हम आधे से ज्यादा सीटें जीत जाएंगे। तो डीके शिव कुमार की फाइल तो खुली हुई है, उन्हें कभी भी अंदर डाला जा सकता है। तीसरी स्थिति महाराष्ट्र के भीतर है, जहां शरद पवार और उद्धव ठाकरे हैं। तो शरद पवार का नाम तो यूं ही है और उद्धव ठाकरे के साले साहब श्रीधर माधव पाटनकर, उनका नाम है। तो उनको खामोश कैसे किया जाए? अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे, उनके ऊपर 2 स्कैम के मामले हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जो मामले अदालत तक पहुंच चुके हैं। बिहार में तेजस्वी यादव, जो रेलवे का मसला है, नौकरी के एवज में जमीन। और इधर हरियाणा में माना जा रहा है कि खट्टर साहब कमजोर पड़ रहे हैं, बीजेपी कमजोर पड़ रही है, तो क्यों नहीं हुड्डा अगर जीते उससे पहले उनकी गर्दन दबोच ली जाए। और हुड्डा के खिलाफ तो मामला खुला हुआ है, राजनीतिक तौर पर उन पर कभी भी नकेल कसी जा सकती है, क्योंकि मामला जमीन से जुड़ा हुआ है, खुले तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ा जा सकता है। तो इन नेताओं को लेकर ईडी का लाइन ऑफ एक्शन, संजय कुमार मिश्रा का सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने का इंतजार, सरकार की पूरी बिसात इंडिया को तोड़ने को लेकर
और इन सारी परिस्थितियों में असल सवाल जो छुपा हुआ है इस बात को लेकर है कि इंडिया को लेकर घबराहट मोदी सत्ता में कितनी बड़ी हो चली है। यह सिर्फ इस बात से समझ लीजिए कि यह भारत की राजनीतिक इतिहास में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसलों के मद्देनजर भी यह पहली बार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस अधिकारी की नियुक्ति और एक्सटेंशन को गैर कानूनी करार दिया, उसी अधिकारी की नियुक्ति और एक्सटेंशन को बरकरार रखने के लिए वही सरकार दोबारा से 15 दिनों के बाद ही सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गई है। राजनीति का ऐसा मिजाज कभी नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।